बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर फ़ौजदारी कानून अली जयाबाजवा एडवोकेट, जबकि टेलीफोन लाइन पे हमारा साथ देंगे मोहम्मद एहसन भून, सीनियर वकील हैं और उसके अलावा मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। आज हम डिस्कस करेंगे साबिक सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से गिरफ़्तार किया गया और इल्ज़ाम उन पर यह है कि 15 किलो हेरोइन उनसे बरामद हुई। इस हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर शोज़ हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, बात की जा रही है। हमारा आज इस पॉइंट को डिस्कस करना, इस बात को डिस्कस करना जो मेन मकसद है ये कि राना सनाउल्लाह को किस कानून के तहत गिरफ़्तार किया गया, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनके फ़ायदे में हो सकती हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो उनके नुकसान में हो सकती हैं। मेरे ख्याल में पहले हम एहसन भून साहब के पास चलते हैं ताकि उनसे गाइडलाइन लेके फिर हम आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम जी भून साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। राना सनाउल्लाह साहब सूबाई वज़ीर कानून भी हैं, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, साबिक सूबाई वज़ीर कानून, और उनको जो है भून साहब आपकी इतला में आया होगा कि उनको अरेस्ट किया गया है। 15 किलो हेरोइन के साथ हेरोइन बरामद होने पे FIR भी दर्ज कर ली गई है। नीले कलर के बैग से जो है वो हेरोइन बरामद हुई है। पहले थोड़ा सा ब्रीफली इस पर बता दें कि ये क्या नज़र आ रहा है आपको। देखें, मैं FIR मैंने देखी है, सोशल मीडिया पे देखी है। जो इससे मुझे नजर आ रहा है वो तो बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है कि जैसे राना सनाउल्लाह को बाकायदा प्लानिंग के तहत विक्टिमाइज किया गया है। क्योंकि शायद ये स्टोरी बनाने वाले जो हैं उन्होंने खुद भी नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज पे FIR में लिखा है उन्होंने कि जी 21.5 किलो इससे हीरोइन बरामद हुई है। जो इनके पीछे सीट के पीछे बैग पड़ा हुआ था, राना सनाउल्लाह को हमने कहा तो उसने फिर वो खोल के जिप खोल के तो हमारे सामने पेश किया। और जब वहाँ अवाम इकट्ठे हो गए तो हम ले आए और दफ्तर में आके हमने देखा तो वो 15 किलो। ये इटसेल्फ बड़ा रिडिकुलस है। और उसके बाद और कुछ चीजें FIR में वो मैं इसलिए नहीं उन पे बात करूंगा, उससे हो सकता है कि फिर सारी बातें अभी बाद में नहीं बिल्कुल बाद में भून साहब ये भी हो सकता है वो कहे, क्योंकि अभी जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स वालों ने जो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो भी बात कर दें तो हो सकता है वो कल को उस लकूना को कवर अप करने की कोशिश करें जिससे केस प्रेजुडिस हो। लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है कि ये विक्टिमाइजेशन है। और साहब मुझे थोड़ी सी एक गाइडलाइन चाहिए, जैसे कि मतलब मेरे ख्याल में था कि जब कोई इस तरह का रेड की जाती है तो वो जैसे जो अमेरिकन भी हैं वो एक उधर कैमरा लगा होता है सर के ऊपर, वो विजुअल्स बना रहा होता है। इस तरह की कोई ऑपरेशन में तस्वीरें बनाना या विजुअल्स बनाना, मेरा ये ख्याल था कि शायद हमारे कानून में ये ज़रूरी है। आप बताएं कि क्या कानून क्या कहता है इस हवाले से। नहीं, कानून तो नहीं कहता, लेकिन मोस्टली केसेस में जहाँ पे ये जेन्युइन समझते हैं कि ये उसकी CCTV फुटेज या अदरवाइज फुटेज किसी कैमरा से देखे ना। जब ये कह रहे हैं कि पहले हमें पता चल गया कि ये एक भारी मिकदार में ट्रांसपोर्ट हो रही है हेरोइन और राना सनाउल्लाह का जो है वो उसकी गाड़ी में है और हमें सुबह ही पता चल गया था, तो मीनिंग देयर बाई जब पूरी इतनी ज्यादा नफरी इंस्टॉल की है तो इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो इसकी सारी वीडियो फुटेज बनाते और सारी कार्रवाई की बनाते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भून साहब, एक और कानूनी पॉइंट जो है वो ये है कि जैसे हम ये तवक्को कर रहे थे कि इतने बड़े खौफनाक जो है वो मुलजिम को पकड़ा है और इतनी भारी मिकदार में असला उनसे वो मनशियात बरामद हुई है, तो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी और वो जुडिशल भेज दिया गया। इससे कानून के ऊपर जो उनकी जो मुलजिम है इसके दिफा पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, वो मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन तो अदरवाइज होनी ही होनी है, लेकिन उसमें चूंकि इन्होंने तो इस्तदा की थी कि 14 दिन का रिमांड दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने सारी जो उसकी कार्रवाई है उसको देखते हुए प्रोसिक्यूशन और ANF की इस्तदा को इसलिए मुस्तरद किया कि वो प्लाजिबल नहीं थी। जो उन्होंने रीजनिंग दी थी वो प्लाजिबल नहीं थी। भाई एक बंदे को आपने मोटरवे से गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करने के बाद आपने अब अगर वो नॉन ड्रग ट्रैफिकर है तो उसकी कोई और हिस्ट्री है तो ये इसलिए लेते हैं मोस्टली रिमांड वगैरह के बाकी चीजों की बरामदगी के लिए, बाकी कोई और नारकोटिक किसी से करनी है। अब राना सनाउल्लाह इज मेंबर, सिटिंग मेंबर नेशनल असेंबली है, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ PMLN।
क्योंकि मैं तो, आपको पता है मेरे PMLN के हवाले से मेरे डिफरेंट व्यूज हैं जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बात यह है कि जब भी एक इंतहाई रिडिकुलस किस्म का और मज़ाक़ खेज किस्म की स्टोरी सामने आती है और विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट सामने से नजर आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक है। हमने इसी सोसाइटी में रहना है, इसी सोसाइटी में सारे लोगों को इंसानी जिंदगी खा वो मुखालिफ हो मुआफक हो, वो सब के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी महफूज हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद एहसन भून साहब, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, हमें कानूनी निकात पे जो है वो आगाही दी। जी बाजवा साहब, आप भी भून साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, अब आपसे भी बहुत से सवालात हैं जुडिशल भेजने से हवाले जो है इसका। पहले तो मेरे ख्याल इस पर डिस्कस आ जाते हैं, ये जो 15 किलो हेरोइन इनसे बरामद हुई है इस पे कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है और क्या इनको मतलब उसमें हो सकते हैं? हमारा जो नारकोटिक्स का लॉ है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 का जो एक्ट है वो उसे गवर्न करता है और ये क्वांटिटी ओरिएंटेड लॉ है। क्वांटिटी ओरिएंटेड लॉ से मतलब ये है कि क्वांटिटी देख के सज़ा जो है वो दी जाएगी इसके अंदर। इसमें जो एक बेसिक जजमेंट आई हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं मौजूदा आसफ सईद खोसा साहब, जब लाहौर हाई कोर्ट में थे तो उन्होंने गुलाम मुर्तज़ा केस PLD 2009 लाहौर 362 पेज के ऊपर उन्होंने दी जजमेंट और उसमें उन्होंने एक चार्ट प्रोवाइड किया कि अगर इतनी क्वांटिटी होगी तो इसकी इतनी सज़ा होगी, इतनी क्वांटिटी होगी तो इसकी इतनी सज़ा होगी। राना साहब से जो 15 किलो हीरोइन निकली है उस चार्ट के मुताबिक उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ और 3 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकती है। राना साहब से जो क्वांटिटी निकली है अभी तो वो कंक्लूसिव नहीं है क्योंकि उसमें से सिर्फ 20 ग्राम जो है वो PFSA को भेजी गई है, लेकिन टोटल 15 किलो हीरोइन जो है उस पर डेथ तक पेनल्टी दी जा सकती है। लेकिन वो अभी 20 ग्राम भेजी गई है, अब कल को अगर कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो बाकी की भी वहाँ पर पेश कर दी जाएगी। देखें अभी रिसेंटली क्योंकि जो स्पेशल लॉज होते हैं हमेशा हार्श और थोड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, इनमें सख्त सज़ाएं दी जाती हैं, तो जो ऑनरेबल कोर्ट्स होती हैं उन थ्रू इंटरप्रिटेशन और थ्रू अपने फैसलों से थोड़ा सा उसमें क्योंकि राइट टू फेयर ट्रायल भी अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, तो अभी जो रीसेंट जजमेंट्स नारकोटिक्स के ऊपर आ रही हैं उनमें थोड़ा सा ट्रेंड ये देख पाया गया है कि कोर्ट्स ने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया है कि जितनी क्वांटिटी आपने लेबॉर्ट्री में भेजी है उसको मुल्ज़म को उसी हद तक सज़ा दी जा सकती है। तो ये तो अभी ट्रायल की बात है। मैं सिर्फ इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि जो रूल्स हैं कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के 2001 के जो रूल्स हैं उसमें रूल 4 ये कहता है कि रीज़नेबल क्वांटिटी लेकर उसको भेजा जाएगा। रीज़नेबल क्वांटिटी जो है सैंपल की, उससे मतलब ये है कि अगर 1 किलो है तो 100 ग्राम भी भेजी जा सकती है, 2 किलोग्राम है तो 200 ग्राम भेजी जा सकती है। अब 15 किलो के अंदर से सिर्फ 20 ग्राम लेके भेजना मैं समझता हूँ कि ये तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन को डाउटफुल करता है और ये प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि ये जो जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया, क्योंकि नॉर्मली केसेस के अंदर हमारी जो जितनी समझ है वो होता है कि अगर किसी केस में जब मुल्जिम जुडिशल चला जाता है तो हमें पता लगता है कि इसका अब ये जो बेल का राइट है वो ये हो गया, ये बेल एप्लीकेशन अपनी मूव कर सकता है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो वापस आ जाएगा। तो इस केस में जहाँ पर ये इल्ज़ाम है 15 किलो हेरोइन का, क्या इनकी बेल आसान है या अभी ये वक्त लगेगा? जहाँ तक फ़िज़िकल रिमांड की बात है, फ़िज़िकल रिमांड लेने की अगर लीगल ग्राउंड मैं एक फ़िक्रे में उसको करना चाहूँ तो वो ये है फर्दर कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑन द पॉइंटेशन ऑफ अक्यूज्ड, कि अक्यूज़ की पॉइंटेशन पे फर्दर एविडेंस को कलेक्ट किया जाना, और ऐसा केस जहाँ पे फर्दर एविडेंस कलेक्ट ना की जानी हो फ़िज़िकल रिमांड कभी भी कोर्ट्स नहीं देती। अब ये एक ऐसा केस है जिसमें ANF का केस ये है कि राना साहब एक स्मगलर हैं और वो पिछले बहुत अरसे से नारकोटिक्स की जो स्मगलिंग है उसमें इन्वॉल्व हैं और उनका ताल्लुक किसी रैकेट से है। अब उस रैकेट को अनकवर करने के लिए और फर्दर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अगर कोर्ट ने फिजिकल रिमांड नहीं दिया, मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि फिजिकल रिमांड सीक नहीं किया गया। अच्छा, मेरा भी यही था, लेकिन भून साहब ये कह रहे थे कि मांगा गया, लेकिन मेरी भी इंफॉर्मेशन यही थी कि उन्होंने मांगा ही नहीं है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन तो ये थी कि उन्होंने फर्दर रिमांड सीक नहीं किया, अगर फर्दर रिमांड सीक नहीं किया गया तो उन्होंने खुद अपने केस में एक डेंट डाल दिया है, और अगर इवन सीक किया गया है और कोर्ट ने अलाउ नहीं किया तो फिर भी
एक डेंट जो है वो इनके प्रोसिक्यूशन के केस में आ गया। थोड़ा सा मैं, जिस तरह भून साहब ने स्टार्ट किया प्रोसिक्यूशन के केस के हवाले से, मैं थोड़ा सा ब्रीफली जो फैक्ट्स हैं FIR के वो आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अब ऐसे नहीं बोलना कि हमें पता लगे कि आप उनके वकील हैं। मैं थोड़ा सा उस चीज़ पे कि ये 1 बजे का बताते हैं रेडिंग टाइम, कि 1 बजे रेडिंग पार्टी तश्कील दे के वहाँ पर पहुँचे हैं। 3:25 पे इन्होंने राना साहब को जो है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया है और 4:15 बजे इनकी थाने में आमद है और उसके बाद FIR जो है वो 6:45 के ऊपर दर्ज की जाती है, जिसमें 2.5 घंटे का डिले है। और थाने पहुंचने के बाद, गिरफ्तारी करने के बाद, तमाम की तमाम रिकवरी करने के बाद 2.5 घंटे का जो डिले है, इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी डिले और ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा डेंट है जो इनके केस में, जैसे भून साहब ने कहा कि ऑन द फेस ऑफ इट जो FIR है वो टेक्स्ट बुक FIR लगती है, जो एक मुहर्रर ने बैठ के NF ने वो किसी के खिलाफ झूठी FIR दी है। तो बीइंग अ क्रिमिनल लॉ एक फीलिंग जो आती है इस FIR को देख के, ये बहुत अच्छी FIR दर्ज नहीं की गई। अच्छा, ट्रायल कितनी देर में कंप्लीट होगा? देखें, ट्रायल की जो बात है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो चुकी है, फिजिकल रिमांड नहीं है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में, लेट्स से 1 वीक और 10 डेज़ में इसका चालान जो है वो जमा करवा दिया जाएगा। इस केस के अंदर मैक्सिमम जो है 6 से 7 विटनेस होंगे। ये जो नारकोटिक्स का ट्रायल होता है ये सबसे मुख्तसर तरीन ट्रायल होता है। इसमें 2 आई विटनेस आएंगे, कंप्लेनेंट आएगा, एक मुहर्रर आएगा, एक वो बंदा आएगा जिसने FIR दर्ज की है और एक वो बंदा आएगा जो PFS से उस सैंपल को लेकर गया है और वहाँ से रिपोर्ट लेकर आया। तो 6 से 7 विटनेस बनते हैं। अच्छा, तो उसमें जो मुल्जिम है उसकी तरफ से भी कोई विटनेसेस होंगे? जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन के जब एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकेगी उसके बाद मुल्जिम का ये राइट होगा, मुल्जिम की स्टेटमेंट के बाद मुल्जिम अपने डिफेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे सकता है और मुल्जिम अपने ओरल एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकता है गवाहों की सूरत में। ये मुल्जिम का राइट है। एक और पॉइंट कि अगर ये देखे चले, ये मान लिया कि राना साहब की गाड़ी से बरामद हुई है हेरोइन 15 किलो या जितनी भी 21 किलो, उनकी गाड़ी में किसी ने रख दी हो उन्हें फंसवाने के लिए, क्योंकि ये भी तो चीज़ें होती है ना कि किसी ने बैग रखवा दिया हो, जैसे एयरपोर्ट पे जाने से पहले कहते हैं कि यार बैग लेंदा जाइए, या कोई इस तरह का सीन वो। देखें, तमाम केसेस, ये तमाम आर्गुमेंट्स जो हैं वो कोर्ट के अंदर जाके इस तरह की चीज़ें तो फिर बतानी पड़ेंगी, जज साहब को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखें, एक तो जैसे भून साहब ने कहा कि वो जो 21 किलोग्राम जो वज़न था वो सूटकेस समेत था और जब उन्होंने हीरोइन का जो किया तो वो 15 किलो निकली। तो इस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अब अगर वो हीरोइन किसी और ने प्लांट की है उनकी गाड़ी के अंदर, ये असल में मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि ये तमाम चीजें वो हैं जो एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद हम बजाय इसके कि पॉलिटिकल इसको लेके आए, हम एक अदालत का जो तरीकाकार होगा जो वहां जाके होना उस पर डिस्कस करें। वो बिल्कुल पॉलिटिकली तो हम इसको देखना पड़ेगा। ये वो केस नहीं है कि जिसमें एक मंशियात फरोश को पकड़ा गया और उससे हुआ। इसमें प्रोसिक्यूशन के ऊपर आम केसेस से ज्यादा ऑनस ऑफ प्रूफ होगा, ज्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उनके ऊपर लाए करेगा प्रोसिक्यूशन के ऊपर, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को कभी भी रूल आउट नहीं करेगी कोर्ट इस तरह के केसेस के अंदर। सो ऐसे केस में जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस बना के पेश किया जाएगा कोर्ट का, आम केसेस से ऑनस ऑफ प्रूफ जो है वो ज्यादा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। इस हवाले से थोड़ा सा ये भी मैं बताऊं कि FIR दर्ज होने से पहले ये जो गवर्नमेंट की तरफ से और DG एंटी नारकोटिक्स जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं समझता हूं कि इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बाद में किए। देखें बाजवा साहब, उसमें पता है क्या बात है, वो मैं उसको इस तरह कहता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ कि मीडिया, सोशल मीडिया सारे हो गए जी, ANF ने ये कर दिया वो कर दिया। अब वहां से किसी जो भी है वहां किसी ना किसी ने आगे कोई अपना मौक़िफ़ तो देना उनका राइट बनता है। मैं समझता हूं कि ब्रीफ मौक़िफ़ देना जो है वो एक अलग बात है, लेकिन जो बातें कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी हैं वो प्रोसिक्यूशन के केस को मजीद ख़राब करेंगी। उन बातों में एक बात जो सामने आई वो ये थी। अच्छा, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे और इसी पे गुफ्तगू जारी रखेंगे।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अली ज़िया बाजवा साहब से हम बात कर रहे थे। राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया गया है, 15 किलो हीरोइन उनसे बरामद हुआ है। बाजवा साहब, आप तो वैसे ऐसा लग रहा है कि वो मुल्ज़िमान के वकील की तरफ से पेश हो के आप उधर की दलाइल दे रहे हैं। हमें ये भी बताएं कि यहाँ पर इनके लिए भी कुछ मशवरा दें कि क्या किस तरीके से कानूनी पॉइंट्स के हैं इसके। देखें, जो अभी ये तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है और ये ट्रायल कोर्ट में जाना है और उसका एविडेंस की स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने उसका फैसला करना है। अपेरेंटली तो 15 किलो जो क्वांटिटी है वो इतनी ह्यूज क्वांटिटी है कि इस केस में से अपेरेंटली तो ये बनाया भी प्रॉबली इसीलिए गया है कि इसमें से निकलना मुश्किल नज़र आता, और ये एक मुश्किल केस होगा राना साहब के लिए इसमें से बच निकलना। और 15 किलो क्वांटिटी सिर्फ एक इनिशियल बर्डन है प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये प्रूव कर देना कि 15 ये जो सब्सटेंस निकला है ये सारा का सारा 15 किलो हीरोइन है। उसके बाद फिर जो है ये केस राना साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा। फैसला तो अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट ने करना है। ट्रायल, मैंने सवाल ये किया था कि इससे पहले कि कितना दिन, मतलब इसमें जो एक लोग कानूनी तौर पे होता है ना 30 डेज़ में ट्रायल कंप्लीट करें, 6 मंथ में ये सिविल के मामला, तो इसमें क्या को है? देखें, ये एज सुन एज प्रोसिक्यूशन इसमें चलान जमा करवा देगी। नारकोटिक्स के बहुत से केसेस हैं जो साल हा साल से पेंडिंग चले आ रहे हैं, हम रोज़ कोर्ट्स में देखते हैं, और बहुत से केसेस हमने ख़ुद ऐसे किए जो 10 दिन में ख़त्म हो गए, 1 हफ़्ते में ख़त्म हो गए। तो डिपेंड करेगा कि राना साहब की लीगल टीम इसको लिंगर ऑन करना चाहेगी फॉर सम लीगल कंसिडरेशंस, या इसको प्रॉम्प्टली जो है वो इसका फैसला करवाना चाहेंगे। करता है कि अगर उनकी बेल हो जाती है तो बेल के कितने % चांसेस हैं? बीइंग मेरा लीगल ओपिनियन ये होगा, बीइंग क्रिमिनल लॉयर साहब को मशवरा नहीं देना, जी, मेरा लीगल ओपिनियन या मुझे जो एक गट फीलिंग है इस केस के बारे में, बेल होती मुश्किल नज़र आ रही है। इस केस में मैं नहीं समझता कि बेल का केस बन सकेगा। इसमें ट्रायल की तरफ जाना पड़ेगा। जो मैं समझता हूँ, जो जितना मेरी गट फीलिंग है वो ये है कि ये इट इज़ नॉट अ गुड केस फॉर बेल। ये इनको ट्रायल में इसका फ़ायदा लेना पड़ेगा। जो भी इसका जो इसकी अपील है वो कहाँ जाती है? इसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाएगी, डिवीजन बेंच में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में तो वो उसकी क्या ड्यूरेशन, कोई अंदाजन? फिर मैं वही कहूँगा कि जो स्टैट्यूटरी पीरियड दिया गया है उस पर कभी भी अमल नहीं हो सका हमारे मुल्क में। बहुत से केसेस हैं जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेस हैं, वो हाई कोर्ट में जो एवरेज ड्यूरेशन है, जो टाइम स्पैन है, वो 4 से 5 साल आज की डेट में ले रहे हैं। और जो डेथ के केस हैं वो तो हम देखते हैं कि 15 साल तक लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होते हुए, और इसको बहुत भी एक्सपीडाइट किया गया तो मुझे लगता है 4 से 5 साल लग जाएंगे। अच्छा, 4 से 5 साल लग जाएंगे, यानी कि कंप्लीट होने में। और उस सूरत में कि अगर खुदा ना खास्ता या जो भी एविडेंस आती है अगर इनको सज़ा हो जाती है तो उसमें और सिचुएशन होगी। अगर ये ट्रायल कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली सिचुएशन और होगी। वो उनकी डेफिनेटली लीगल टीम जो है। सब क्या आ सकते हैं आपकी नज़र में ट्रायल के? देखिए, मैंने फिर दोबारा वो कहा कि ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा जिसको एविडेंस के की स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो प्रूव करना पड़ेगा दोनों पार्टीज़ को। पहले प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस देगी और उसके बाद राना साहब के पास ये राइट होगा कि वो डिफेंस में डॉक्यूमेंट्री और दूसरी एविडेंस लेके आ सके। तो उसके बाद कोर्ट जो है इसका फैसला करेगी, और प्रोसिक्यूशन के ऊपर मैंने जैसे पहले कहा हैवी बर्डन होगा, लेकिन अपेरेंटली लग रहा है कि शायद ये सज़ा की तरफ केस चला जाए। सज़ा की तरफ चले। चालान जो है वो अभी पेश करना है, जुडिशल भेजा गया राना साहब को। चालान क्या होता है और इसके अंदर क्या तैयारी होती है, और अप्रॉक्सीमेटली ये कितने दिन में ये दायर भेजा जाता है अदालत में? 14 डेज़ का टाइम है जो कॉमनली जो किया जाता है। 3 दिन का उसमें ग्रेस पीरियड दिया जाता है। राना साहब वाला जो केस है इसमें चालान को प्रिपेयर करना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आई विटनेसेस हैं जो 20 में से, अब मुझे नहीं पता कितने की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उनकी स्टेटमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी होंगी, रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है, स्पेसिमेन जो है ऑलरेडी लेबॉर्टरी भेजा जा चुका है, जो रिकवरी मेमोज हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि चालान अगर प्रोसिक्यूशन कल जमा करवाना चाहे तो वो ना करवा सके। अब वो इसको क्यों डिले करेंगे इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि तफ्तीश तो पूरी हो चुकी है। चालान जो है अगर लॉ के मुताबिक देखा जाए तो विदन अ वीक जो है वो कोर्ट में सबमिट कर दिया जाना चाहिए। इसमें प्रोसिक्यूशन के लिए क्या चाहिए कि उनके हक में क्या होगा कि वो मिनिमम वो जो है विटनेसेस दें, या और जो डिफेंस है उसके लिए कि वो मैक्सिमम लिस्ट दें इसकी?
डिफेंस ने जो अपनी लिस्ट देनी है वो अभी तो डिस्क्लोज नहीं करेगा डिफेंस, वो तो जब प्रोसिक्यूशन की तमाम एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसके बाद वो अपनी डिफेंस विटनेसेस जो हैं वो उसको टेंडर करेंगे कि हम ये विटनेस दे दें। प्रोसिक्यूशन के वाले से जैसे मैंने कहा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता सकता हूँ कि इसमें 6 से 7 प्रोसिक्यूशन विटनेस आएंगे जो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अगर ट्रायल को कंक्लूड करना हो तो। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके ख्याल में? जी, ये विदन अ मंथ और 2 ये ट्रायल कंक्लूड हो सकता है क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से 6 या 7 विटनेसेस आएंगे, इससे ज़्यादा विटनेसेस वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब डिफेंस जो है, डिफेंस भी अगर विटनेस देना चाहेगी तो 4-5 से ज़्यादा विटनेसेस मैं नहीं समझता या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो उसमें। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि एज अ जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपनी उनकी एक थ्योरी होएगी, डिफेंस की जो टेक्निक होती है मोस्टली क्रिमिनल लॉयर के तौर पे मैं बता दूं कि ऐसे केसेस को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा सकती है ताकि लेटर ऑन किसी स्टेज के ऊपर कोई बेनिफिट लिया जा सके। अच्छा भाई साहब, एक पॉइंट ये मुझे इस पे आपने डिटेल से ज़रा समझा दें, फिर हम इसको प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। बड़े बड़े खौफनाक जराइम के अंदर जो है वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि ट्रायल कोर्ट से सज़ा होती है, फिर अपील के दौरान सज़ा सस्पेंड हो जाती है और उसके बाद नॉर्मली मुलजिम बेल करा लेता है, फिर चलते रहते हैं मामला। तो ये जो नारकोटिक्स का है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसमें भी इस तरह की कोई सीन हो सकता है कि वो ट्रायल कोर्ट में से सज़ा हो जाए, ऊपर जाके फिर वो सस्पेंड हो जाए सज़ा? देखिए, आम केसेस में हमारे मुल्क में 2-3 हायरार्कीज़ हैं। जो नारकोटिक्स का लॉ है वो बड़ा फ़र्क लॉ है। मुझे इसका बिल्कुल उसमें नारकोटिक्स के लॉ के अंदर सस्पेंशन की प्रोविजन मौजूद नहीं है और कन्विक्शन के बाद जो है वो आपको रिट फाइल करनी पड़ती है अपनी सज़ा सस्पेंड करवाने के लिए। तो आम लॉ के अंदर तो 426 CRPC है, हम अपनी सस्पेंशन करवाते हैं। इसमें क्योंकि रिट है और रिट का स्कोप जो है वो मज़ीद नैरो हो जाता है। रिट का स्कोप वही है सस्पेंड करवाने के लिए जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस के अंदर उन्होंने दे दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर नीचे से कन्विक्शन हो जाए, 15 किलो क्वांटिटी हो, तो प्रॉबली सस्पेंशन का केस नहीं बनेगा, इनको अल्टीमेटली अपील में ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा गाइड किया हमें। इसके अलावा मोहम्मद एहसन भून साहब जो कि मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, उनकी जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा आगाही दी गई हमारे नाजरीन को। नाजरीन, मैं इसमें जाने से पहले सिर्फ एक बात करूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को, आवाम को कानूनी निकात से आगाह करें। बाकी राना सनाउल्लाह साहब का सियासी इशू है या गैर सियासी इशू है, मामला अदालत में जाएगा और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती कि अगर कोई फ़रीक ये चाहता है और वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अदालतों से फ़ैसला ले ले। दोनों फ़रीक़ैन को अदालतों के ऊपर एतमाद करना होगा। हम भी करते हैं, आप भी करें। आइंदा जुमे नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।